जो कि आप देख रहे हैं झारखंड ऑब्जेक्टिव 8700 प्लस यानी कि लगभग 9000 क्वेश्चन है इसमें प्रश्नों का संग्रह, प्रश्नों का महासागर के महासंग्राम की स्टार्ट हम लोग करते हैं। और यहाँ पर लगभग आपको 95 सेट्स पूछे गए प्रश्न पत्र भी दिए जाएंगे और जो अभी हाल में ही जेपीएससी हुआ है उसके भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें झारखंड यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। झारखंड एक अवलोकन, झारखंड का इतिहास दिया गया है। इसमें जो भी चैप्टर्स हैं सबको कवर किया जाएगा और 30 दिनों में इसे कवर किया जाएगा पूरे बुक को। तो आप बहुत अच्छे से इसे देखेंगे। झारखंड का इतिहास दिया गया है, झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं दी गई हैं। आगे देखिए झारखंड के भूमि संबंधी कानून और जितने सवाल दिए गए हैं अगर इसको आप केवल सवाल करके चले जाते हैं तो आप सही सही करके आइएगा। झारखंड की प्रमुख नीतियां हैं, झारखंड की कला एवं संस्कृति है। आगे देखिए इसमें दिया गया है जो है झारखंड का भूगोल यानी कि झारखंड ज्योग्राफी, पर्यावरण, झारखंड की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, एकदम लेटेस्ट जो डाटा है उससे रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। झारखंड बजट 2021-22 2000 जो लेटेस्ट बजट है उससे रिलेटेड भी सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। झारखंड की राज्य व्यवस्था दी गई है और उसके बाद झारखंड के जिलों का संक्षिप्त परिचय, तो उससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। झारखंड विविध, जैसे कि झारखंड में प्रथम, झारखंड में सर्वाधिक, लंबा, बड़ा, छोटा, तो सब कुछ यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज है झारखंड जीके के लिए। इसको अगर आप पूरा कवर करते हैं, बहुत अच्छे से कवर करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपको झारखंड जीके में सवाल नहीं फंसेगा। 30 दिनों के इस महासंग्राम में हम लोग इसे कवर करेंगे। और फिर अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सवाल भी इसमें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जेपीएससी 2003 से लेकर अभी जो लेटेस्ट जेपीएससी और भी बहुत सारे सवाल, तो लगभग 95 सेट इसमें दिया गया है और टोटल इसमें 733 पेजेज हैं और इसको हम लोग 30 दिनों में कवर करेंगे। तो थोड़ा लंबा लंबा वीडियो होगा, 2 घंटे तक का वीडियो हो सकता है, तो ध्यान से आप इसे सुनेंगे, डेली सुनेंगे और इसको कवर करेंगे। अब इसके पीडीएफ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया गया है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इससे पहले भी हमने झारखंड के 2 वीडियोस डाले थे, तो वो पुरानी बुक से था, किससे, पुराने वाले बुक से, तो उसमें कुछ डेटा मिसमैच था या कुछ भी, तो ये लेटेस्ट बुक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बताइए इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। झारखंड के ऐतिहासिक परिचय से सबसे पहले यही है कि इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो झारखंड का नाम इस राज्य का इसीलिए पड़ा क्योंकि वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में किया गया है। इसे किया भी है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख कीकाटानम देशो अनार्थ के नाम से किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। तो झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित अथर्व वेद में किया गया है। झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित अथर्व वेद में किया गया है। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्न में से यहां पर दिया गया है कि निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजन या फिर शिष्णों का देव कहा गया। तो ऋग्वेद में कहा गया है असुरों को लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव कहा गया है असुरों को। तुजुक ए जहांगीरी में, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा शब्द से क्या किया गया है, झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तुजुक ए जहांगीरी में, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा गया है, कुकुट नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। तो किस ग्रंथ में, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र कहा गया, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र कहा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। तो निम्नलिखित बताइए किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट कहा गया, यानी कि झारखंड को दूसरे नाम से संबोधित किया गया। जबकि अकबरनामा, तारीख ए बंगला और तारीख ए फिरोज शाही, तीनों में झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। तीनों को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है इस बुक में। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया। तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। वायुपुराण, वायुपुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को, वायुपुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुरंड प्रदेश से संबोधित किया गया है। वायुपुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुरंड प्रदेश कहा गया है।
विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया है। फाहियान के द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो फाहियान के द्वारा झारखंड को कुक्कुट लाड कहा गया है। फाहियान के द्वारा झारखंड को कुक्कुट नाम से संबोधित किया गया है। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संबोधित किया गया। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संबोधित किया गया। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक, तो देखिए इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर के वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। 1833 ईस्वी में स्थित दक्षिणी पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो इसका क्या हो गया? किशुनपुर। क्या हो गया? किशुनपुर पहले रांची के नाम से जाना जाता था, जो कि रांची के नाम से जाना गया, तो किशुनपुर हो गया। क्या हो गया? किशुनपुर हो गया। अगला देखते हैं कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड शब्द का सबसे पहले पुरातात्विक प्रमाण जो है हमें 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। महाभारत काल में झारखंड निम्नलिखित में से किस बृहद्रंथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो महाभारत काल में झारखंड किसके साथ? जरासंध के सम्राट जरासंध के अधीन में था। ठीक है, इसके अधिकार क्षेत्र में था। किसके? जरासंध के। आगे देखिए कि जो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक नाम से की गई है। किसकी चर्चा? झारखंड की चर्चा महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक नाम से की गई है। महाभारत में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो वो था पशुभूमि। क्या था? पशुभूमि। आगे देखते हैं कि जो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया गया है। याद रखिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड नाम से क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। अब मुरुंड समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुरंड झारखंड को किस ग्रंथ में कहा गया है। अब देखिए तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया। वहीं पर तारीख ए बंगला में भी झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया। तो याद रखिएगा, तारीख ए बंगला, तारीख ए फिरोज शाही, सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया। तो याद रहेगा, तारीख ए बंगला, तारीख ए फिरोज शाही तथा तारीख ए सियार उल मुख्तरीन, ये तीनों में से झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया था। वेनसांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो वेनसांग ने झारखंड के लिए कीलो नासू कालाना। वहीं पर हमने अभी देखा था फाहियान ने कुक्कुट लाड कहा था झारखंड के संबंध में, उसने कुक्कुट लाड कहा था। वहीं पर देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ? तो पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत, और इसी ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से भक्ति काल के जो कवि थे कबीरदास जी, इनके दोहे में झारखंड का उल्लेख मिलता है। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल शासन के दौरान झारखंड को खुखरा या फिर कुकरा दोनों नाम से जाना जाता था। मुगल शासन के दौरान झारखंड को खुखरा या फिर कुकरा दोनों नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? आईने अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा तथा खंखरा। याद रखिएगा, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा तथा खंखरा दोनों नाम से इसको क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो ये आपको याद रखना है कि जो संथाल परगना वाला क्षेत्र था, इसे प्राचीन काल में नरीखंड कहा गया और इसी संथाल परगना क्षेत्र को बाद में कांकजोल के नाम से भी जाना गया। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया था? तो यह है आपका नरसिंह देव द्वितीय।
इसी के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया था नरसिंह देव द्वितीय के। और झारखंड को कर्कखंड के नाम से भी जाना गया। अब बताइए झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना गया? तो जनजातियों की अधिकता के कारण। किसके कारण? जनजातियों की अधिकता के कारण। कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड को किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को संबोधित किया गया है, कर्क सुवर्ण नाम से। आगे देखिए, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया था। क्या? कलिंद देश कहा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो सीधा सा बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। क्या देखेंगे? प्रागैतिहासिक काल में झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति। तो झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति है आपका असुर जनजाति। क्या? असुर जनजाति। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति को माना जाता है। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसे देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, देखते हैं कि झारखंड के कौन सा कथन असत्य है, मतलब नीचे जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन झूठा है। चलिए, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर, रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया था, बिल्कुल सही। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, बिल्कुल गलत। देखिए, बहुत लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से नहीं कटा हुआ था, जबकि इसी क्षेत्र के प्रयोग करके हमने आगे देखा था कि व्यापार के लिए, युद्ध के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत से बड़े बड़े राजा महाराजा इस क्षेत्र का, झारखंड की धरती का प्रयोग करते आए हैं। तो ये कटा कैसे था भैया? अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था, बिल्कुल सही है। तो यहां से आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो ये आपको याद रखना है, 12 प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर क्षेत्र से पाए गए हैं। आगे देखिए, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था? तो झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु आपका सिंहभूम था। क्या? सिंहभूम था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झारखंड के किस स्थान से, आगे देखिए, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो इसके बारे में हमने देखा था, बाहर गंडा। क्या था? झारखंड की किस जनजाति को तो असुर तथा बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। झारखंड की असुर तथा बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके इसको का, हजारीबाग का इसको जगह है, वहां पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके झारखंड के गढ़वा के भवनाथपुर जगह से पुरातात्विक काल के आखेट यानी कि शिकार के चित्र प्राप्त हुए, जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बेनूसागर से। कहां से? बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष, ठीक है, कौन सा पुरातात्विक अवशेष हजारीबाग के इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, तो यहां यही देखना, नहीं होने वाला। तो झारखंड के हजारीबाग के इसको से खुला सूर्य मंदिर मिला है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी मिले हैं, शैल चित्र दीर्घा भी मिला है, लेकिन कब्रगाह के अवशेष हमें हजारीबाग के इसको से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहां से हो जाएगा ये वाला आंसर। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन झूठा है, ये देखना है। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, लूपगढ़ी से कब्रगाह के, अभी हमने देखा था कि हजारीबाग के इसको से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो गलत था। वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रांची के नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, सही बात है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जी नहीं, दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड में पूर्व पुरापाषाण काल के सबसे प्राचीन
प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड के झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका है हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव के द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं कि हजारीबाग जिले में स्थित इस्को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा है? इसको के संबंध में देखते हैं कि कौन सा कथन झूठा है और कौन सा पहले ये पता लगाना होगा कि सच्चा कथन है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है, भूल भुलैया जैसी आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है हजारीबाग के इसको से। वहीं पर यहाँ से आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुआ है। अभी हमने देखा था कि इसको हजारीबाग के इसको से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से प्राप्त हजारीबाग के इसको से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने ये कह दिया कि यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है झारखंड के हजारीबाग के इसको से। तो झारखंड के हजारीबाग से इसको से बहुत सी गुफाएं प्राप्त हुई थी, उस कारण से मैंने यहाँ बोल दिया। लेकिन जैसा कि ऑप्शन में है उसके हिसाब से ये ऑप्शन गलत है कि यहाँ से भूल भुलैया वाली आकृति प्राप्त हुई है, क्योंकि हमने जो बुक में पढ़ा है वो यही है कि यहाँ से आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है तथा उसके बाद यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में जो है अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष मानव चित्र और खुला सूर्य मंदिर, ये जो है ये जो इंपॉर्टेंट है इसको के हजारीबाग से मिला है। लेकिन ये भूल भुलैया वाला बात गलत है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये जो कहा गया है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यही गलत है, क्योंकि केवल दो कथन ही सत्य है। कौन कौन से? यहाँ से आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है तथा ये वाला शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के चित्र ये सब प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके गढ़वा के भवनाथपुर से प्राप्त हुआ है। झारखंड के गढ़वा के भवनाथपुर से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? तो अभी हमने देखा था, अभी हमने बात भी किया था कि झारखंड के लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? झारखंड के लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले और जो लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कब्रगाह से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं कि कब्रगाह से पत्थर के क्या बोलते हैं कि तांबे के कुछ ज्वेलरी तथा पत्थर के कुछ मनके भी प्राप्त हुए यहाँ पर झारखंड के लूपगढ़ी से। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी ये सब प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम के बोनगरा से। कहां से? सिंहभूम के बोनगरा से पत्थर के मनके, मृद भांडों के अवशेष, कुल्हाड़ी ये सब प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो झारखंड के लोहरदगा से। झारखंड के लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। झारखंड के किस स्थान से चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है? तो झारखंड के चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। तो ये आपका पांडु है। कहां पर? पांडु में मिला है। और ये पांडु कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा, पलामू के पांडु में, झारखंड के पलामू के पांडु में चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली, जिसे कि पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आगे देखते हैं, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये है आपका पांडु। ठीक है, मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे के औजार, ये आपके पांडु मतलब कि पलामू के पांडु से ही प्राप्त हुए हैं। अब हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव के द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर? तो ये हमने देखा है हजारीबाग के इसको से। अब आगे देख लेते हैं, हजारीबाग जिले के बाहरगंडा एक स्थान है, वहां से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि यह हजारीबाग का लूपगढ़ी, जहां से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं और कब्रगाह के अंदर तांबे के ज्वेलरी तथा पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए? तो अभी देखा था रांची के नामकुम से। आगे देख लेते हैं कि जो
झारखंड के किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो झारखंड के लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है, झारखंड के लोहरदगा। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपका लातेहार का पलामू किला है, लातेहार का पलामू किला। झारखंड में अब हम देखेंगे और देखेंगे जैन धर्म से रिलेटेड झारखंड के कुछ फैक्ट। झारखंड राज्य के बेनूसागर यानी कि झारखंड राज्य के सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? तो झारखंड राज्य के सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। लोरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है, ठीक है। जैसे कि लोरे यदगा है, उसके यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? लोरे यदगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह है आंसुओं की नदी। क्या? आंसुओं की नदी, याद रखिएगा। एक मिनट। अब यहां पर है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो झारखंड के निम्न में से हनुमांड गांव से, कहां से? हनुमांड गांव से जैन धर्म का संबंध है। सड़क क्या होता है? सड़क श्रावक, आपके बारे इसके बारे में हमने बात किया हुआ है कि सड़क या फिर श्रावक का ही बिगड़ा रूप सड़क है, इसके बारे में बात किया है। तो सड़क क्या है भैया? तो सड़क है आपका सिंहभूम के जो आरंभिक निवासी होते थे वो श्रावक कहलाते थे, और श्रावक का ही सड़क जो है बिगड़ा हुआ रूप है उसी को कहा जाता है। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, जो जैन धर्म को मानते थे। पारसनाथ की पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है। कहां पर? गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है? पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म का। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी को, जो कि गिरिडीह में स्थित है, उसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले जैन तीर्थंकर जो थे वो आपके अजीतनाथ जी थे। कौन थे? अजीतनाथ जी थे, याद रखिएगा। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ, याद रखिएगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो याद रखिएगा, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। वहीं पर पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ, और ये निर्वाण कब हुआ? तो ये आपका 717 ईसा पूर्व में हुआ था, 717 ईसा पूर्व में। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है, तो यहां पर देखते हैं कि चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में, चतरा जिले में जो कोल्हुआ पहाड़ है उसके संबंध में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। अब उसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा यहां पर कथन सच्चा है। इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, बिल्कुल सही है। इस पहाड़ पर जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की अनोखी मूर्तियां अभी भी विद्यमान है, ठीक है, बात है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं, जो कि ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? ऊपर के सभी कथन सत्य हैं चतरा के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में। किसके? कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में। पलामू जिले के किस स्थान से, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो पलामू जिले के हनुमांड गांव से। कहां से? पलामू जिले के हनुमांड गांव से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि झूठा है? चलिए देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। बिल्कुल गलत। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ, बाद बाकी 4 तीर्थंकरों का निर्माण यहां नहीं हुआ था। दामोदर एवं, मतलब ये गलत है, ठीक है, ऊपर वाला गलत है। आगे देखिए, दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता, छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जो कि वर्तमान में धनबाद है, वो जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही है। सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही। यानी कि पहला वाला जो है वो वाला कथन गलत था। अब हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखते हैं।
झारखंड के दियापुर दालमी, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो यह स्थान झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, दियापुर दालमी। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो झारखंड के मूर्तिया गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है। वहीं पर पलामू के हनुमान गांव का संबंध कहां से है? तो ये आपका जैन धर्म से था। ठीक है, जैन धर्म से। फाहियान के द्वारा हजारीबाग के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो ये आपका क्या है? सीतागढ़ पहाड़, सीतागढ़ पहाड़। ठीक है, आगे देख लेते हैं। झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। ठीक है, आगे देखिए, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो इसमें आपका सूर्यकुंड। ठीक है, हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति मिली है, हजारीबाग के सूर्यकुंड से। बंगाल के पाल शासकों के दौरान, ठीक है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो झारखंड में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय विकसित हुई थी झारखंड बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान। आगे देखिए, जो निम्नलिखित में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित टूटी हुई प्रतिमा मिली है? तो यह आपका घोलमारा है। कहां से? घोलमारा से प्राप्त हुआ है भगवान बुद्ध की टूटी हुई प्रतिमा। आगे देखिए, 22 नंबर का सवाल क्या कहता है कि गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो गुमला जिले के कटुंगा गांव से। कहां से? गुमला जिले के, याद रखिएगा, कटुंगा गांव कहां है? गुमला जिले में है। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो यह आपका है कटुंगा गांव। आगे देखिए, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो जमशेदपुर के पटंबा गांव से। याद रखिएगा, गुमला में था कटुंगा गांव, जमशेदपुर में था पटंबा गांव। पटंबा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है, 2 मूर्तियां मिली है। अच्छा, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो खूंटी जिला के बेलवा दाग से। कहां से? खूंटी जिला के बेलवा दाग से भगवान बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं पर पलामू जिला के किस स्थान से? तो पलामू जिला के मूर्तिया गांव से। याद रखिएगा, पलामू जिला के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो झारखंड के ईचागढ़ से। ठीक है, ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा का मूर्ति प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्या होगा? तो इसका धनबाद, झारखंड राज्य के धनबाद जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है। आगे देखिए, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये किस नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखिएगा, दामोदर नदी के किनारे दालमी बौद्ध स्मारक है, जो कि धनबाद जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्नलिखित में से कौन से नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह आपका फिर से दामोदर होगा। ठीक है, बुद्धपुर तथा जो इससे पहले दालमी था वो भी दामोदर नदी घाटी के किनारे। तो याद रखिएगा ये सब। आगे देखते हैं कि जो झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में से निम्न में कौन सा मंदिर निर्मित है? तो ये आपका बुद्धेश्वर मंदिर। याद रखिएगा, झारखंड के बुद्धपुर जो बौद्ध स्मारक है, वहां पर कौन सा नाम का मंदिर स्थित है? तो ये है आपका बुद्धेश्वर मंदिर। कौन सा? बुद्धेश्वर मंदिर। अब देखिए, सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति। तो याद रखिएगा, ईचागढ़ कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। वहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। उसको निम्न में से कौन से संग्रहालय में रखा गया है? तो इसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। याद रखिएगा, इसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। वहीं पर देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था? तो यह आपका क्या है? कुमार गुप्त के शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का डिमोशन शुरू हो गया था। यहां पर बोला जा रहा है कि बताइए, अब हम देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, प्राचीन काल में झारखंड, इसमें देखते हैं कि यहां कहा जा रहा है कि अलग अलग कथन दिए गए हैं, उस पर विचार कीजिए। देखिए, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर, मगध इधर है पटना वाला क्षेत्र में, और मगध से नीचे यानी कि साउथ की ओर, दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग, तो पटना के नीचे, बिहार के नीचे झारखंड है, तो मगध से निकल करके दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, मौर्य काल में झारखंड का अपना आर्थिक
राजनीति अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। तो मौर्य काल में झारखंड का एक अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व था, बिल्कुल सही है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट कहा गया है, तो कौटिल्य के अनुसार उस समय के जो कुकुट देश था उसमें गणतंत्रात्मक, यानी कि झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो तीनों सही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीनों सही। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए, याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुकुट देश या फिर कुकुट दोनों का प्रयोग किया गया, इसे भी याद रखिएगा, दोनों का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के लिए प्रयोग के लिए कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी, तो ये आपका क्या है, हाथी मंगाया जाता था। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से हीरे प्राप्त होने का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदियों से हीरे प्राप्त होने का उल्लेख किया है। झारखंड प्रदेश में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था, तो झारखंड प्रदेश में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित अधिकारी को, रक्षित नाम के अधिकारी को भेजा गया था। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, तो ये सीधा सा है अशोक के कलिंग अभिलेख में। अशोक के द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा जाता था और उसे क्या कहा जाता था, तो ये याद रखिएगा, आठवीं कहा जाता था। अशोक के द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आठवीं नाम के अधिकारी को भेजा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, आठवीं कहा जाता था। देखिए, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये झारखंड के सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, झारखंड के सिंहभूम से। अच्छा देखिए, झारखंड के किस स्थान से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो झारखंड के चाईबासा से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, अच्छा, झारखंड के निम्नलिखित में से कुषाण कालीन सिक्के आपके रांची से प्राप्त हुए हैं। कहां से, रांची से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए, तो हजारीबाग के मदुई पहाड़ से। कहां से, हजारीबाग के मदुई पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडापाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है, अच्छा, झारखंड में जो आप मुंडापाहन, महतो, भंडारी प्रथा, ये सब प्रथा देखते हैं, ये किस काल की देन थी, तो ये गुप्त काल की देन थी। क्या, गुप्त काल की। समुद्रगुप्त के शासन काल में, समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख मुरुंड देश के नाम से किया गया है। किसका, मुरुंड देश के नाम से किया गया है समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख। आगे देख लीजिए कि जो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो ये बात देखते हैं कि जो किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था, तो ये कौन है, समुद्रगुप्त। कौन, समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया और जिसमें कि झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है कि झारखंड के लिए कुक्कुट लाड शब्द का प्रयोग किया गया था फाहियान के द्वारा। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष सतगावा से प्राप्त हुए हैं, पिठोरिया से भी प्राप्त हुआ है, मदुई पहाड़ से भी प्राप्त हुआ है, बल्कि वेणु सागर से प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेणु सागर से प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखते हैं गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। रांची के निकट जो पिठौरिया पहाड़ है उस पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिलता है, तो यहाँ ठीक बात है, रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, बिल्कुल सही, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों कथन ऊपर वाले सही हैं। अब देखिए शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसे राजधानी बनाया था, तो शशांक ने अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए यह संथाल परगना का बड़ा बाजार तथा दुलमी, इन दोनों को अपनी राजधानी बनाया था। संथाल परगना का बड़ा बाजार तथा दुलमी, इन दोनों को अपनी राजधानी शशांक ने बनाया था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी, तो अभी हमने ऊपर देखा शशांक, कहा, किसने, शशांक ने बनाया था।
अब देखिए, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित करा गया था? चूँकि शशांक एक शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, तो ये शिव मंदिर ही बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो वहाँ प किसका मंदिर था? तो शिव भगवान का मंदिर था, शिव भगवान का मंदिर था। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, वो कौन होगा? शशांक होगा। कौन? शशांक होगा। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनू सागर में स्थित है, तो बताइए वो कौन सा है? तो वो आपका कोचांग में स्थित है, याद रखिएगा, कोचांग में। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया और हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये आपका शशांक है। कौन? शशांक है। अब यहाँ पर कह रहा है झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई थी? तो ये झारखंड के राजमहल में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई थी। किसके? वेनसांग से। अब एक-एक करके देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइए कौन-सा कथन झूठा है? कन्नौज के राजा यशोवर्मन उसके विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। नहीं, ठीक है? ये सही नहीं लग रहा। आगे देखिए, वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, बिल्कुल सही है। गुप्तकाल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाट कहा है, तो फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाट कहा है, ये सही है। मतलब कि ऊपर के सभी कथन सत्य नहीं हैं, यही यहाँ पर सबसे बड़ा असत्य है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कौन सा कथन नीचे सही है? नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। नंद वंश की सेना झारखंड से हाथी मंगाती थी, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम अब देखेंगे मध्यकाल में झारखंड, किसमें? मध्यकाल में झारखंड देखेंगे। अब महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि महामाया मंदिर जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो हापा मुनि गांव में स्थित है। कहाँ पर? हापा मुनि गांव में स्थित। और महामाया मंदिर का निर्माण जो है वो नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में करवाया था। ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो नागवंशी शासक गजघंट राय है उसने 908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था हापा मुनि गांव में, ठीक है? हापा मुनि गांव में। अब देखिए, यहाँ पर दिया जा रहा है कि महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो इससे महामाया मंदिर का संबंध जो है वो पूर्व मध्यकाल से, याद रखिएगा, महामाया मंदिर का संबंध पूर्व मध्यकाल से है। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनि गांव किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गुमला राज्य के हापा मुनि गांव में स्थित है महामाया मंदिर। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गजघंट राय ने करवाया था। किसने? गजघंट राय ने करवाया था। अब हम देखते हैं कि हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था कब? तो हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण 960 ईस्वी में करवाया गया था। इसके बारे में हमने बात किया। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा कराया गया था? तो यह आपका नागवंशी शासक गजघंट राय के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में कहाँ पर? तो यह आपका हापा मुनि गांव में कराया गया था। हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो यह आपका कौन है? सियानाथ के द्वारा, याद रखिएगा, सियानाथ के द्वारा महामाया मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? तो महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। कौन? हरिनाथ था। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी हरिनाथ ही थे। गजघंट राय के धार्मिक गुरु भी हरिनाथ ही थे, ठीक है? इसीलिए उसे कुल बना दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे टांगीनाथ मंदिर के बारे में। किसके? टांगीनाथ मंदिर के बारे में। और ये मंदिर गुमला में स्थित है। कहाँ पर? टांगीनाथ का मंदिर गुमला में स्थित है। महामाया मंदिर का जो भी है वो भी गुमला में स्थित है और गुमला के हापामुनि गांव में। तो टांगीनाथ मंदिर भी गुमला में है, ठीक है? इसको देखते हैं। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है, सीधा सा बात है, गुमला जिले में स्थित है। अब देखिए, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण भी पूर्व मध्यकाल में हुआ था। पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अष्टभुजी छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अष्टभुजी छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ जो है वो रजरप्पा में है। कहाँ पर? रजरप्पा का छिन्न मस्तिका मंदिर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, इसीलिए याद रहेगा आपको। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है। रजरप्पा में स्थित छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो याद रखिएगा, रजरप्पा में स्थित जो क्या बोलते हैं छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ का संबंध जो है वो आपका पूर्व मध्यकाल से ही है। पूर्व मध्यकाल से ही है। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड के इटखोरी से पाल शासक महेंद्र पाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण
झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो माँ भद्रकाली की जो मूर्ति का निर्माण वो कराया गया था झारखंड के इटखोरी में, झारखंड के इटखोरी में। अब आगे देखते हैं कि जो इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके पाल काल के शासन में। किसके? पाल काल के शासन में ये हुआ था। अब यहाँ बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्नलिखित में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर नदिया, झारखंड से पार करके नदिया में जाकर के आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया? तो बख्तियार खिलजी ने जो 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था। किस पर? झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का शासक कौन था? तो बंगाल में सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन था बंगाल में सेन वंश का शासक। अब देखिए आगे देखते हैं कि जो गुलाम वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि बताइए कौन सा सत्य है। तो गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थित है, बिल्कुल सही। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड बिल्कुल मुक्त रहा था। ठीक है, इल्तुतमिश और इसके बलबन के शासनकाल में जो है झारखंड बहुत इससे प्रभाव से मुक्त रहा। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में किसका शासन था? तो नागवंशी राजा हरिकर्ण, बहुत शक्तिशाली राजा था और इसी का शासनकाल उस समय था। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ पर नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। और वह राजा कौन था? तो वह राजा आपके थे हरिकर्ण साहब। कौन थे? हरिकर्ण। आगे देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने छज्जू मलिक को भेजा था। किसे? छज्जू मलिक को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? तो ये याद रखिएगा 1310 ईस्वी में भेजा गया था। कब? 1310 ईस्वी में भेजा गया था। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का कौन से सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो ये आपका मलिक कफूर था। कौन था? मलिक कफूर था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये आपके बेनूकर्ण थे। कौन? बेनूकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब देखिए कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य, ये देखना। यहां पर बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, एमबीटी के द्वारा छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। बिल्कुल सही, हाँ किया था। तुगलक काल के सिपह सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। ठीक है, तो तुगलक काल के सिपह सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए कहा गया है उपरोक्त दोनों कथन सही है, तो इसका सीधा सा मतलब है हाँ उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था कौन सा? तो ये शासन में थे हरिकर्ण। कौन थे? हरिकर्ण थे, याद रखिएगा। तुगलक शासन के समय जो नागवंशी राजा क्या थे शासन में थे, वो आपके हरिकर्ण साहब थे, हरिकर्ण साहब। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। ठीक है, बंगाल की राजधानी बना लिया। अब देख लेते हैं लोधी वंश के शासन के दौरान, यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए लोधी वंश के, एक मिनट इसमें ले लेते हैं थोड़ा सा पेन। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? अच्छा, किसने नहीं किया था भैया? तो लोधी वंश के शासन के दौरान जो है हरिकर्ण, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो हरिकर्ण ने नहीं किया था। ठीक है, लोधी वंश के शासन के दौरान झारखंड पर प्रतापकर्ण थे, विराटकर्ण थे, छत्रकर्ण, इन्होंने शासन किया था, लेकिन हरिकर्ण ने इस पर शासन नहीं किया था झारखंड पर। अब देखिए किस वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के गजपति वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था। गजपति वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया था? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा के कपिलेंद्र थे। कौन? गजपति वंश के कपिलेंद्र। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था? तो किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था? तो याद रखिएगा लोधी वंश के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था।
निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा, नाग वंश के शासक लोधी वंश के समकालीन जो थे प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण, ये पूरे सब थे। ठीक है, 1494 ईस्वी की बात है, 1494 ईस्वी की बात है। सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में आकर के ये छिपा था, वहां पर शरण लिया था। देखिए, अब कहते हैं जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोधी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी? तो हुसैन शाह सरकी। कौन? हुसैन शाह सरकी। आगे देखिए कि जो निम्नलिखित में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। झारखंडी सुल्तान के नाम से आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। अब कहता है शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग बंगाल अभियान में किया था? तो राजमहल क्षेत्र को। किसको? राजमहल क्षेत्र को। शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा, महारत चेरो। ये कौन था? तो श्याम सुंदर नामक हाथी महारत चेरो से प्राप्त किया था। किसने? शेर शाह के सेनापति खवास खां ने। ठीक है, याद रखिएगा, शेर शाह के सेनापति खवास खां से। अब देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि कौन सा कथन झूठा है, ये देख लेते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा कथन झूठा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं इस पर कि शेर शाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई थी। हाँ, बिल्कुल सही है, शेर शाह के शासन काल के दौरान झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ था। अच्छा, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया था। सही बात है, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में अपने विभिन्न अलग अलग अभियान जो इसने चलाए थे, उसमें इसने झारखंड का प्रयोग किया था। सही बात है। अच्छा, झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेर शाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। ये कहीं से सही नहीं लग रहा कि एकदम केवल श्याम सुंदर नामक हाथी को ही लेना इसका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था। हाँ, बल्कि ऐसा हुआ था कि 1538 ईस्वी की बात है, 1538 ईस्वी की बात है। उस समय शेर शाह के एक सेनापति जिसका नाम खवास खां था, और उसने दरिया खां के साथ, याद रखिएगा, खवास खां ने, शेर शाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर, किसके साथ? दरिया खां के साथ मिलकर के चेरो महाराजा, किसको? चेरो महाराजा महारत चेरो को, ठीक है, चेरो महाराजा महारत चेरो को हरा दिया। ठीक है, और उसको हरा करके महारत चेरो का एक हाथी था श्याम सुंदर, उसको उसने छीन लिया था या फिर उसको हत्या लिया था। ये सही है, लेकिन केवल यही हत्याना उद्देश्य था, ये हमको सही नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो डी ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यही गलत है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे हमको सही नहीं लग रहे, केवल इसमें दो पूरे अच्छे तरीके से कहा जा सकता है कि हाँ वो सही है। अब देखिए, कहा मुगल अफगान संघर्ष जो कि 1530 से 1541 तक चला था, इसके बारे में तो आपको पता होगा। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बीच 1530 से 1541 तक। तो उस समय के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था। तो हुमायूं झारखंड के कौन से स्थान तक आया था? तो भुरकुंडा तक। कहां तक? झारखंड के भुरकुंडा तक वो आया था। अब देखिए, जुनैद कर्रानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। सही बात है। अच्छा, यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में रामगढ़ में। कहाँ? रामगढ़ में है। रामपुर क्षेत्र वर्तमान में रामगढ़ में है। आगे देख लेते हैं कि अकबर नागवंशों की राजधानी खुकरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता था, और इसका कारण क्या था भैया? तो इसका कारण यह था कि इस क्षेत्र की, सबसे पहले इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, अभी भी आप देखते हैं कि हमारे झारखंड में प्रकृति के द्वारा धन धान्य संपदा भर भर के दिया गया है, लेकिन अब अंधेर नगरी चौपट राजा है तो इसका जो हो जाए। ठीक है, चलिए, साम्राज्य का विस्तार करना भी इसका अकबर का एक मेन मोटो था। ठीक है, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना ये भी था। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? तो याद रखिएगा, अकबर ने शाहबाज खां को, किसे? शाहबाज खां को झारखंड पर भेजा था कि जाओ और जीत करके आओ। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना भेजी थी? तो ये कौन सा नागवंशी शासक था भैया? तो ये आपका मधुकरण शाह था। कौन? मधुकरण शाह के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो ये कौन सा मुगल शासक था सबसे पहले जिसने झारखंड को बनाया अपने लिए करदाता, कि तुम कर दोगे मुझे? तो ये आपका अकबर था। कौन? अकबर था।
अब देख लेते हैं क्या 1589 ईस्वी की बात है। 1589 में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये आपके कौन थे? मान सिंह थे। बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था 1589 में अकबर ने मान सिंह को। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया? तो ये आपका भागवत राय जो चेरो राजा था उसने उसको विवश कर दिया था। ठीक है, भागवत राय को। किसे? भागवत राय। ये एक चेरो राजा है, ये भी याद रखिएगा। 1592 ईस्वी की बात आती है। अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? तो ये देखिए, अब झारखंड का जो राजमहल था, झारखंड का राजमहल, इसे बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था किस? अकबर के मान सिंह ने 1592 में। किसने? 1592 में। अब देखिए, 1592 ईस्वी की ही बात है। उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? झारखंड के सिंहभूम से। कहां से? झारखंड के सिंहभूम से गुजरा था। अब देखिए क्या कहता है कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था? तो ये आपका रंजीत सिंह है। किसके? रंजीत सिंह। ये जो है कौन सा? 1592 ईस्वी में सिंहभूम के राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश मान सिंह ने कर दिया था 1592 में। उड़ीसा अभियान के लिए ये जा रहा था तब। अच्छा, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन सुबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में कर दिया? भैया ये अब क्या बोला है? तो मान सिंह ने कर दिया था। मान सिंह जो था अकबर का क्या ही बोले। अब चलिए बात करते हैं आगे। 1590 से 91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान, 1590-91 के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये मानसिंह ही था। कौन? मानसिंह था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? तो हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी 15,500 रुपया आईने अकबरी के अनुसार। किसके अनुसार? आईने अकबरी के अनुसार। अब देखिए, कोकराह के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां अलामा से संबोधित किया गया है और वह इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ है, यानी कि याद रखिएगा, जमींदार ए खां अलामा, इसका अर्थ होता है हीरे के खान का मालिक। तो याद रखिएगा, कोकराह के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? जमींदार ए खां अलामा, यानी कि हीरों के मालिक कहा गया इसे। क्या? ठीक है। अब देखते हैं कि जो यहाँ लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तो ये आपका तुजूक ए जहांगीरी में। किसमें? तुजूक ए जहांगीरी में ये वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं कि जो आगे का है, प्रसिद्ध पुस्तक तुजूक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को, याद रखिएगा, जहांगीर ने इब्राहिम खां को, अकबर ने शाहबाज खां को भेजा था। ठीक है, तो जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो ये आपका किस वर्ष भेजा था? 1615 में भेजा था। और अकबर के बाद तो जहांगीर आता है, इसीलिए 1615 में भेजा था इसने। अच्छा, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो झारखंड के अनंत राय, याद रखिएगा, झारखंड के अनंत राजा जो कि एक चेरो राजा है, वह जहांगीर के समकालीन था। अब देखिए, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल के समय निम्नलिखित में से झारखंड का राज्यपाल कौन था? तो ये आपका इब्राहिम खां था। कौन था? इब्राहिम खां। आगे देखिए कि झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये आपका शाह है। कौन सी उपाधि? शाह है। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? नागवंशी राजा दुर्जन साल को 12 सालों तक ग्वालियर किले में कैद रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? तो कौन सा राजा हीरो का पारखी था? तो ये दुर्जन साल था, जिसे ग्वालियर किले में 12 साल तक कैद रखा गया था। अब देखते हैं कि जो जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे कोकराह क्षेत्र पर अधिक किया था? तो ये आपका कौन था? जफर खां। याद रखिएगा, जहांगीर ने 1612 ईस्वी की बात है, 1612 ईस्वी में किसे? जफर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसे बोला कि कोकराह क्षेत्र पर अधिकार करने का उसे आदेश दिया था।
अब देखिए जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये कौन था? इब्राहिम खां को। इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी। अब देखते हैं कि एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? चूंकि जो मतलब दुर्जन साल था वो हीरे का एकदम बहुत ज्यादा पारखी था, ठीक है, हीरे को पहचानने वाला था, ठीक है। अच्छा, ये एक समय ऐसा हुआ था कि ये जहांगीर के दरबार में हीरे को पहचान लिया था, तो हीरे के पहचानने के कारण दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। 1627 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो ये कितने वर्ष? तो 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां के द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक कौन थे? तो ये कौन थे? अनंत राय थे। याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल के समय बिहार के सूबेदार अफजल खां, उसके द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक अनंत राय थे। कौन थे? चेरवंशी शासक अनंत राय थे। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो यह आपका सहबल राय था। याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो शासक था एक सहबल राय, उसने मुगलों के काफिले लूट लिए थे और उसी के कारण उस सहबल राय को कहा गया था कि जाइए उसे बंदी बनाकर दिल्ली लेकर के आने का आदेश जहांगीर ने दिया था सहबल राय के लिए। किसके लिए? सहबल राय के लिए। अब देखिए कहा जाता है कि किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों के द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? तो ये सहबल राय ही थे। कौन? सहबल राय, जिसे कि बंदी बना करके लेकर चला, मतलब बंदी बनाने का आदेश दिया गया था और सहबल राय को दिल्ली में शेर के साथ लड़वा दिया गया था और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? तो इब्राहिम खां को मारकर। किसे? इब्राहिम खान को मारकर खुर्रम ने किसे युद्ध मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? खुर्रम ने, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि इब्राहिम जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय था। कौन था? पलामू का शासक प्रताप राय था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे कि जो 1632 ईस्वी की बात है, 1632 ईस्वी की बात है, उस समय किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था? ठीक है, पलामू की मालगुजारी को बढ़ा करके 1,32,000 कर दिया और ये था आपका अब्दुल्ला खां। करने वाला कौन था? अब्दुल्ला खां। चलिए आगे देखते हैं कि जो मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने के लिए इनमें से किन सूबेदार को भेजा था? तो शाइस्ता खां को। याद रखिएगा शाहजहां ने शाइस्ता खां को, जहांगीर ने इब्राहिम खां को और अकबर ने शहबाज खां को भेजा, ठीक है। तो मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने के लिए शाइस्ता खां को भेजा था। अब देखते हैं आगे। शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया और उसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली थी? तो ये 1641 ईस्वी की बात है। 1641 ईस्वी की बात है। अब देख लेते हैं 1643 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया और बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया था? तो ये शाहजहां ने 1643 ईस्वी में किसके खिलाफ आदेश दिया था? तो ये दिया था किसको दिया था आदेश? इतिकाद खां को। किसको? इतिकाद खान को दिया था, ठीक है, याद रखिएगा इतिकाद खां, ठीक है। अब चलिए आगे। इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां के द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा 1,000 रुपये का मनसब प्रदान किया गया था। मनसब क्या होता है? एक तरह का पोस्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो ये है आपका 1 करोड़ रुपये। बाप रे बाप, ठीक है, 1 करोड़ रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं।
प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां, ठीक है, नाम भी कैसा है, जबरदस्त खां। तो जबरदस्त खान को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी, 2000 की, याद रखिएगा। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई, तो 2000 की, कितने की, 2000 की। अब देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था, तो राजमहल में। कहां पर, राजमहल में मुगलों का एक टकसाल भी था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था, तो औरंगजेब के समकालीन कौन था, रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों थे। औरंगजेब के समकालीन रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों थे, तो ये हो जाएगा दोनों। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था, तो ये एक बार ही था। कितने बार, एक बार ही आक्रमण किया था। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थल का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है, तो ये आपका है औरंगजेब। याद रखिएगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में, तो औरंगजेब जो कि मुगल शासक था, इसके शासनकाल में चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का विशाल फाटक प्राप्त किया, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता था। अब देखिए औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, तो दाऊद खां को। किसे, दाऊद खां को भेजा। कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो ये चुन राय था। कौन, चुन राय। ये कुंडा का शासक था, औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से हार करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, किसने, चुन राय ने। किसने, चुन राय ने। अब आगे देखिए, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी, तो कौन था भैया चुन राय की हत्या करने वाला, सुरवर राय। कौन, सुरवर राय, ठीक है, चुन राय की हत्या इसने कर दी थी, क्योंकि चुन राय ने इस्लाम धर्म को स्वीकार। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ तथा मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई, तो ये था औरंगा नदी के तट पर मेदिनी राय और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था, और उसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी। अब देखिए, मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने किस स्थान पर शरण ली थी, तो सरगुजा में। याद रखिएगा, मेदिनी राय मुगल से हारने के बाद सरगुजा में इसने शरण लिया था। कहां पर, सरगुजा में शरण लिया था। अब देखते हैं आगे कि जो पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था, तो ये था आपका मनकली खां। पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू का फौजदार नियुक्त किया था मनकली खां को। किसे, मनकली खां को। दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को, दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था, तो ये आपका है दाऊद नगर में। किसमें, दाऊद नगर में स्थापित किया था। दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर के मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए का इनाम स्वरूप प्रदान किया था, तो 50,000 रुपये। कितने, 50,000 रुपये दिया थे। अब देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था, दलेल सिंह अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था, तो बादम जो था मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर स्थित था। अब ये मुस्लिम आक्रमणकारी जब भी यहाँ से गुजरते थे तो इस पर भी दो चार हाथ लगाते चलते थे, इसीलिए जो दलेल सिंह है, जो कि रामगढ़ का राजा था, इसने अपनी राजधानी बादम से स्थानांतरित कर दी। अब यहां पर देखिए कि रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया था, तो बादम से हटाकर रामगढ़ कर दिया था। किस, कहां पर, बादम से हटाकर के रामगढ़ कर दिया था अपनी राजधानी, ठीक है, बादम से हटाकर। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी, कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी, तो ये राम सिंह ने की थी। याद रखिएगा, ठीक है, राम सिंह ने। किसने, राम सिंह ने। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी ने की थी, जिसका नाम राम सिंह था, जिसका नाम राम सिंह था। अब देख लेते हैं आगे कि रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा, तो ये आपका खड़गडिहा है, खड़गडिहा। अब देखिए, तत्कालीन रामगढ़, जो उस समय रामगढ़ था, रामगढ़ राज्य का केंद्र वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित था, तो ये याद रखिएगा, ये आपके चतरा जिले में। कहां पर, चतरा जिले में अवस्थित था उस समय, ठीक है। अभी चतरा जिला है, तो केंद्र, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जो झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो झारखंड में मुस्लिम प्रवेश मतलब मुस्लिम शेर शाह के आक्रमण के बाद ही मुस्लिम आक्रमणकारी यहां पर आने लगे। चलिए आगे देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था। तो धनबाद, याद रखिएगा, धनबाद मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था। अब देखिए मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल को में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, किस चेरो राजा ने दोइसा पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था? तो ये आपका कौन है? मेदिनी राय। इसके बारे में हमने निम्नलिखित में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? तो ये कहाँ लगवाया था भैया? मेदिनी राय। कौन राजा, कौन से चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? तो मेदिनी राय ने। किसने? मेदिनी राय ने। अच्छा, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो न्यासी राजा की संज्ञा भी मेदिनी राय को ही दी जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा के शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? तो मेदिनी राय के शासनकाल को। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? तो ये आपका वज्रयान शाखा का। किसका? वज्रयान शाखा का। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? तो ये कौन था भैया? तो ये था आपका नरसिंह देव द्वितीय। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और हम पूरी तरह से इस बुक को, जो कि एक मोटी तगड़ी बुक है झारखंड ऑब्जेक्टिव की, बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसको आप बार बार आपको सुनना है और इससे रिवाइज करना है। और अगर आपको इस बैच से पेपर 2, अगर लैंग्वेज पेपर में अगर आपको 95 प्लस सच में लाना है, और क्योंकि आप इसमें लीड लीजिएगा तभी आप मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ पाएंगे औरों से, तो इस बैच के बारे में जरूर सोचिएगा। सपोर्ट के लिए आपको केवल अभी 25 तारीख तक 299 रुपये की राशि अदा करनी है, तो आप इस पर जरूर चर्चा कीजिएगा। इसके बारे में हमने अच्छे से बात किया है डेमो क्लासेस में, और अभी और डेमो क्लासेस आएंगी, तो आप इसमें अगर एनरोल होना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और इसमें एनरोल जल्दी से जल्दी होइए। 25 से बैच स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें।